सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिमालय प्लस की इस खास पेशकश सितारे जमीन के। आज हमारी यह पहली कड़ी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने उत्तराखंड के उन चमकते सितारों जो आसमान में जिस तरह आसमान की असंख्य ऊंचाई पर रहते हुए भी सितारे अपनी चमक से इस धरती को एक चमक प्रदान करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ सितारे इस जमीन पर भी हैं। हम उन्हें ही ढूंढने निकले हैं। आज भी हमारे मध्य एक ऐसे ही सितारे हैं जिन्होंने अपने तप से, अपने समर्पण से, अपनी साधना से शास्त्रीय संगीत की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम किया हुआ है। मैं जगत किशोर बर्थवाल अपने सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और मिलवाता हूं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बचपन, जवानी और अपने जीवन का एक एक पल शास्त्रीय संगीत की दुनिया को समर्पित कर दिया। हम अक्सर यह देखा करते हैं कि बहुत सारे जो संगीतकार हैं वो किसी एक वाद्य यंत्र के साथ ही हमें अक्सर दिखते हैं। कोई या तो हारमोनियम पर ही अपनी महारत हासिल करता है या तबले पर ही करता है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम आज ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्हें एक दो नहीं बल्कि अनगिनत जितने भी वाद्य यंत्र हैं सब में महारत हासिल है। चाहे हारमोनियम हो, तबला हो, सरोद हो, संतूर हो, मोहन वीणा हो, वायलन, बांसुरी, सारंगी, इसराज, पखावज, बैंजो, स्वरमंडल, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जब आपकी उंगलियां उन पर पड़ती हैं तो वो वाद्य यंत्र भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आइए मैं मुलाकात करवाता हूं आपसे पंडित मोहन सिंह रावत जी से, आपका परिचय करवाता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मोहन। हाँ, नमस्कार। थोड़ा समय मोहन भाई साहब, आपको शास्त्रीय संगीत का लीजेंड कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है, और जिस तरह मैं आपको देख रहा था इस वाद्य यंत्र पर, ये वाद्य यंत्र ऐसा लगता था जैसे आपके ही कहने से चल रहा हो। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपकी इस कला को, इस साधना को किन शब्दों में परिभाषित करूं। किस तरह रुचि हुई आपकी इस संगीत की तरफ, दुनिया की तरफ? मेरा जो सांगीतिक जो परिवेश रहा, तो घर पर एक शौकीय स्तर से मेरे फादर को थोड़ा सा शौक था इसका, और उनका झुकाव सुगम संगीत, भाव संगीत, लोक संगीत और थोड़ा सा अवनत वाद्य, थोड़ा सा तबला ले लिया। इसका थोड़ा सा उनको एक बेसिक उनको जानकारी थी। तो जब मैं पहली बार मैंने अपने फादर को बजाते हुए सुना तो इसका साउंड मुझे बड़ा अपीलिंग लगा। ये बड़ी पुरानी बात है, ये 82 से 81 से, उससे भी पहले की बात है। जब मैंने सुना पहली बार तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया इसके साउंड पे, और उसके बाद फादर को थोड़ा बहुत जो जानकारी थी वो सामने मुझे बताते कि ये कहरवा है, ये दादरा है, ये तीन ताल है, वगैरह वगैरह जो होता है। उसके बाद हमारे शहर में जो है, यहाँ नेगी जी, रावत जी, जखवाल जी और लोगों का, कुछ लोग बनारस से यहाँ आए, कुछ यहाँ के जो लोग जो रंगकर्मी अच्छे अच्छे जो लोग थे, उन्होंने मेरा परिचय उनसे करवाया कि इनसे सीखिए आप इनसे। तो फिर मैं नेगी जी के पास जा कर के उनसे, तबला से ही मेरा जो है शुरू होता है ये। तो वहाँ से मैंने एक ऑफिसरी जो होती है, शिक्षा जो होती है, इसकी लेनी यहाँ से प्रारंभ मैंने कर दी, और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना। तो फिर दूसरे मेरे जो रावत जी, गोजी जो थे, वहाँ से मैं थोड़ा सा और गहराई की तरफ, तबले की तरफ, तबला ही मेरा मुख्य विषय होने के कारण मैं गहराई की तरफ जो गया, वो उसमें रावत जी का बड़ा विशेष योगदान रहा इसमें। वो तबले का पूरा जो कल्चर जो होता है, उसका जो एक सिस्टमेटिक ज्ञान होता है, उनके माध्यम से संगत करना, इसके बारे में जानना, बोल, विभिन्न प्रकार के बोल कैसे निकास हो, क्या, ये सब वहाँ से, ये विकास यात्रा यहाँ से मेरी प्रारंभ हुई। आपका ऐसा क्या हुआ कि आपने शास्त्रीय संगीत की तरफ बढ़ना शुरू किया, जबकि आप सुगम संगीत, आपने कहा कि मेरे पिताजी सुगम संगीत भी की तरफ मुझे ले गए थे, लेकिन आपने तो अपनी पूरी दिशा शास्त्रीय संगीत की तरफ मोड़ दिए, ऐसा क्या था? ये असल में ये किसी भी आर्ट के प्रति जो मोह, वो होता है, एक झुकाव, इंक्लिनेशन जो होता है, वो एक नेचुरल होता है। तो बचपन से क्या था कि संगीत सुनना मुझे पसंद था, सुगम संगीत था, भाव संगीत था, जो भी लोक संगीत, लेकिन जब सीखने वाली बात आती थी तो ये संगीत बिना शास्त्रीय संगीत के असंभव था, क्योंकि राग, ताल या रस या भाव या मूड या तरह तरह की जानकारी लेनी है, तो इसमें एक बेसिक जो चीज़ें हैं उसका ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक रुझान था कि यार तबला जो है किसी के साथ बजाने से
से पहले या कोई भी वाद्य यंत्र बजाने से पहले हम बेसिक जो नॉलेज जो था वो कैसे लिया जाए, इसका कैसे सीखा जाए, या इसमें साधना की जाए। यदि सुगम संगीत में वो तो टोटली जो है शब्द पर डिपेंड करता है, वो पूरा ही मतलब आधे से ज़्यादा जो विधाएं हम लोगों की हैं वो ये है कि भाई भजन सीखना है तो उसमें लिरिक उस टाइप का होगा, लेकिन आधार उसका स्वर लय ताल है। इस वजह से मेरा जो है जब मैं इसमें स्वर में गया, ताल में गया, लय में गया, रस में गया, आमद में गया, विस्तार में गया, ये तत्व जब सामने जब आए तब मेरा जो सीखने का जो मुंह होता है या उसकी जो जानकारी जो होती है ना, बिल्कुल रूडिमेंटल जो नॉलेज होता है उसको प्राप्त करने के बाद वो कैसे जो है उसको हाईएस्ट पॉइंट पर उसको किया जाए, साधना का एक विषय बनाया उसको जाए, ये इस तरफ मेरा ध्यान गया। तो इसमें आवश्यक मैंने समझा कि सुगम संगीत से पहले जो है पहले शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत जरूरी है। तो ये जो मैं सुना रहा हूँ ये है राग जो है सुबह का राग जो है अधिकतर से बजाते हैं, राग अहिर भैरव है। मोहन जी भाई साहब, आपकी धुनें सुनते हुए तो ऐसा लगता है कि बस सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, और लगता है समय रुक जाए और हम आपका जो ये रचनाएं हैं इनको सुनते रहें, लेकिन फिर भी समय की बात्या भी होती है, आगे भी बढ़ना पड़ता है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता था कि आप पौड़ी के हैं और पौड़ी संस्कृति नगरी है, यहाँ बहुत बड़े बड़े कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया है। आप उत्तराखंड का जो संगीत है और जो शास्त्रीय संगीत जो आप जिसमें आप साधना कर रहे हैं, इन दोनों का मेल कैसे कर पाते हैं? ये पहले तो मैं अधिकतर यहाँ सांस्कृतिक संस्थाएं होती थी, उनके साथ मेरा वर्षों से लगाव था, एक जुड़ाव था उन लोगों के साथ में। तो वहाँ मैं कंपोजिशंस करना ये तो करता ही था मैं, बिना उसके तो मुझे लगता है कि ये क्रिएटिव वर्क जो है जब आम आदमी के सब के लिए हम करते हैं ना, तो उसका एक आनंद कोई दूसरा होता है। तो उस समय से मेरा काम क्या था कि राग से वाकिफ़ थे, सब जानते थे इस पर। तो कैसे जैसे हमें पहाड़ के जो राग हैं, यहाँ की जो स्वर संगति, यहाँ का जो माहौल हो, उसमें जो मेल खाने वाले जो राग हैं, पहाड़ी हो गया, धानी हो गया, मधुमा सारंग हो गया, किरवाणी हो गया और शिवरंजनी हो गया, और अनेक राग लोगों ने प्रयोग धर्मी का ताबी उस पर अपनाई है और नए नए प्रयोग भी किए उसमें किए हैं। लेकिन जो यहाँ के पहाड़ी परिवेश में जो है जो स्वर छूते हैं वो राग दुर्गा है। दुर्गा ही एक ऐसा राग है, उसी में चंद एक स्वर हटा करके कोई शार्प करके, कोई एक्सटेंड करके कुछ भी उसमें चेंज कर लिया, कोमल गा लगा लिया, कुछ भी लगा लिया। तो इसमें समस्त भारत की जो फोक की जो राग है वो राग दुर्गा है। तो यहाँ भी मैंने देखा अधिकतर यहाँ के जितने भी गीत हैं वो राग दुर्गा या पहाड़ी दुर्गा उसको कह लीजिए, इस पे ही बेस्ड है। तो मेरा एक काम होता था कि जैसे लोग मेरे पे शोध कार्य करने आते थे, तो वो उनका विषय होता था कि यहाँ के गढ़वाली गीतों का स्वरांकन या यहाँ की रामलीला का जो है थोड़ा शास्त्रीय विवेचन, तो वो लोग मेरे पास आते थे। तो मैं अपनी भूमिका इस तरह निभाता था यहाँ के उसमें, यहाँ के लोगों की हेल्प करनी है। तो मैं क्या करता था उसमें कि उनको ये बताता था कि ये फलाना कंपोजिशन इतना रिच है, ये आज से 150, 250, 300 साल पहले कंपोजिशन जिसने किया उसका परिवेश किस तरह का था। तो मैं शास्त्रीय संगीत से इसलिए करता हूँ कि ये फलाना राग, अब देखिए रामलीला, आप देख लीजिए, आप रामलीला जो है, हालांकि रामलीला को इस तरह से जानना कि गाना अलग बात है, लेकिन जब एक अनुशीलन परुशीलन से युक्त जो आदमी होता है ना, वो जब उसको डिस्कस करता है कि ये राग दरबारी है, ये मालकौंस है, ये बिहाग है, ये दुर्गा है, ये झंझोटी है, ये तोड़ी है, ये वगैरह वगैरह, इससे क्या होता है कि जो वो सिर्फ गाने वाले के अंदर ये होता है कि ये कोई विषय भी है, सिर्फ गाना ही बजाना नहीं, मनोरंजन ही नहीं है ये। तो ये मेरी एक कोशिश होती है। लोक संगीत का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मेरी भी मैंने लोग जितना आप देख रहे हैं यहाँ सब मैंने ही लोगों को सिखाया है। ये जो भी आप देखते हैं जिसने किसी आंशिक रूप से सीखा है, कोई अभी तक लगे हैं, किसी
के अंदर क्या भर देना, जैसे कंपोजिशन करने का टैलेंट, कि यार कैसे होता है ये, जितना जिसका जो था मैं उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहा है। तो ये इस रूप में मैं जोड़ता हूँ इस चीज़ को। बिल्कुल, आपका इस शहर में होना एक बहुत बड़ी बात है और स्वाभाविक तौर पर आपके बहुत सारे शिष्य इस शहर में आपसे शिक्षा ले रहे हैं, उसका आने वाली पीढ़ी को भी बहुत लाभ मिलेगा। फिर भी आप आने वाले बच्चों के लिए जो अभी संगीत की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या आपका मार्गदर्शन रहेगा? मेरा एक ही उन लोगों का एक ही मैं चीज़ कहूँगा कि एक तो शॉर्टकट नहीं, चाहे समय कहीं भी निकल जाए, कहीं भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे कैसे परिवर्तन समाज में आ जाए, लेकिन अपना जो ओल्ड ट्रेडिशंस का जो म्यूज़िक है ना, उसको सीखे बगैर आप प्रयोग कर ही नहीं सकते कुछ। पहले बेसिक जानो, पहले वो जानो जो लोगों ने कर दिया, करने के बाद उसमें चार चांद लगाओ। चार चांद करने के लिए एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है, उसमें पूरी साधना से पहले डिसाइड कर लो कि हमको करना क्या है। ये नहीं कि करते करते जो है आप चेंज कर रहे हैं, कभी ये फिर वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए। अब बाद में उनको याद आया वो जो 20 साल पहले हम काम करते थे पान लगाने का काम, वो शुरू कर दे। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ लोगों का शौक पहले पहले बड़ा होता है, लेकिन जब फेस करना पड़ता है, कहीं सीखना पड़ता है, तब उनको रुचि, असली अभिरुचि का तब पता लगता है। 20 साल इसके बाद दे देने का पता लगता है कि हम आज उसमें कायम है कि नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है पूरी फियरलेसली, पूरी ऑनेस्टली से काम करो, उसमें ज़रूर आपको राह मिलेगी। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा आदरणीय मोहन भाई साहब जी। अब क्योंकि पहाड़ में एक धुन बहुत प्रसिद्ध है, बेड़ू पाको बारोमासा, अगर वो आप हमें सुना देते तो हमारे दर्शक भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते। सितारे जमीन के इस खास कार्यक्रम की पहली कड़ी में आपने देखा कि किस तरह एक सितारा जो इस पौड़ी के छोटे से नगर में रहकर पूरी बुलंदियां पूरे विश्व भर में अपने संगीत से पहाड़ों को महका रहा है। हम बहुत जल्द आपसे सितारे जमीन की दूसरी कड़ी में एक अगले सितारे के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज।